इस वीडियो में हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था को करने वाले हैं। पूरा फोकस हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। जेपीएससी और अलग अलग एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था पे वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक दी गई है। बेसिकली मुंडा शासन व्यवस्था से मुंडा मान की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग शासन व्यवस्था है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था क्या है उसको समझने के पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो शासन व्यवस्था है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो हो जनजाति जो है, हो का मीनिंग क्या होता है? हो का मीनिंग होता है ह्यूमन, मानव। और हो जनजाति बेसिकली इनकी जो एथनिसिटी है, ये जातीय समूह ऑस्ट्रो एशियन जाति समूह से ये आते हैं। ऑस्ट्रो एशियन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस जाति समूह से आएगा ये, तो ऑस्ट्रो एशियन जाति समूह से ये आएंगे। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हमारे झारखंड में इसकी जो परसेंटेज है 2011 के जनगणना के अनुसार 10.7% ऑफ एसटी जो है वो आपके हो जनजाति है, अर्थात ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इन्हें लकड़ा जनजाति या लड़ाका जनजाति दोनों ही कहते हैं। लड़ाका जनजाति, लड़ाका कोल कहा जाता है, राइट। लड़ाका कोल भी हो जनजाति को कहा जाता है। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि हो जनजाति को कोल भी कहा जाता है, मगर सिर्फ ऐसा ही नहीं है, कोल जनजाति एक अलग भी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे। आदिवासियों के विभिन्न समूहों को कोल कहा जाता है। तो बेसिकली क्योंकि इन्हें लड़ाका कोल कहा जाता है, उसी बेसिस पे वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यदि ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि किस जनजाति को कोल जनजाति भी कहा जाता है, तब वहाँ पे आप हो टिक कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि आखिर ये जो जनजाति है ये हमारे झारखंड में कहाँ पे स्थित है ये। तो आप जब मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी सिंहभूम है और पश्चिमी सिंहभूम, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाला जो एरिया है वो आपको, ये लोग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सरायकेला खरसावां। मगर भारतवर्ष में और भी अलग अलग जगह पे ये जनजाति आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ कहाँ? बेसिकली आप उड़ीसा जाएंगे, पश्चिम बंगाल, कुछ थोड़ी बहुत यूपी में भी है, एमपी में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बेसिकली इनकी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी थी, थोड़ा इसको हम समझते हैं कि कैसी शासन व्यवस्था इनकी थी। देखिए, इसको हम एक मैप से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक हम इकाई बना रहे हैं, एक एरिया है जिस एरिया में वो लोग रहते थे, ठीक है। और इसमें जो सबसे छोटी इकाई है उसे गांव कहा जाता है, ठीक है, जिसे हाथू भी कहा जाता है, गांव को हाथू भी कहते हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई होगी वो गांव होगी। और ये शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है वो 2 स्तरीय, डबल लेयर है। कैसे है समझेंगे हम इसको। तो सबसे छोटी इकाई मैंने कहा गाँव, और कुछ गाँवों को मिलाकर आप पूछेंगे कितने गाँव, तो इसका कोई एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना गांव। कभी कभी 5-10 गांव, कभी कभी 15-20 गांव मिला के भी क्या बनता था, तो पीड़ बनता था। मतलब कि कुछ गांवों को मिला के क्या बनता था, पीड़। इसे अंतर्ग्राम्य भी कहा जाता है। अंतर्ग्राम्य क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अंतर्ग्राम्य भी इसे कहा जाता है, पीड़ को, ठीक है। अब मुंडा का जो हेड होगा, इसका मतलब ये आप थोड़ा सा समझिए कि इसमें कई सारे पीड़ होंगे, मतलब 15-20 गांव मिला के, 10-15 गांव मिला के बहुत सारे पीड़ बनाए जाएंगे। अब गांव का जो हेड होगा उसे मुंडा कहा जाता है। गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। और मुंडा का सहायक भी होता है। यहाँ पे बेसिकली 2 सहायक इनके होते हैं। एक को बोलते हैं डाकुआ। डाकुआ का काम होता है वही पोस्टमैन वाला जो डाकिया होता है, उससे आप याद रख सकते हैं। इनका काम होता है सूचनाएं। ये बेसिकली मुंडा का ये चपरासी टाइप का है, पियोन टाइप का है ये। और ये जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो गांव में भेजनी होती है या गांव से मुंडा को भेजनी होती है कि कोई पंचायत बुलानी है, तो यही काम करेगा वो मुंडा, काम यही डाकुआ ये काम करेगा। दूसरा होता है दिवड़ी। बेसिकली दिवड़ी का जो काम होता है वो क्या होता है, दिवड़ी को आप बोल सकते हो कि ये धार्मिक प्रधान होता है। मीन्स धर्म वाला जो काम होता है, मतलब पंडित जी वाला काम जो है ये दिवड़ी करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक प्रधान। और इसके नीचे और एक पोस्ट होता है जिसे उप धार्मिक प्रधान कहा जाता है, या इसे यात्रा दिवड़ी भी कहा जाता है। ये भी आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे।
तो जो उप प्रधान होगा वो दिवड़ी का हेल्पर होगा ये, ठीक है, ये दिवड़ी का हेल्पर होगा। चलिए, अब इतनी तो चीज़ें हमने समझ ली। अब बेसिकली इनका काम क्या है बेसिकली, तो देखिए इनके लिए क्या होता है कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। बेसिकली गांव में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जितनी भी तरह का प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिकली इनका जो निर्माण किया गया, इन पोस्टों का निर्माण क्यों किया गया, टैक्स कलेक्शन करना, कैसे कलेक्शन होता है वो समझाएंगे सारी चीज़ों को। या कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली, धार्मिक प्रॉब्लम, सभी तरह की जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करना गाँव के अंदर। गांव के अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो ग्राम पंचायत सॉल्व करेगी। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होगा उसे मुंडा कहा जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि गांव का जो हेड है मुंडा है, तो गांव पंचायत बनाएगी, एक पंचायत बनाएगी जिसका हेड, जिनका अध्यक्षता कौन करेंगे, मुंडा करेंगे। अब इसका काम क्या, मान लीजिए किसी ने क्राइम कर दिया, ठीक है, अब डाकुआ गया बुलाने के लिए कि भाई तुमने क्राइम किया, चलो मुंडा जी बुला रहे हैं, ठीक है। मुंडा जी अब क्या करेंगे, एक पंचायत बुलाई गई, ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। तो पंचायत की जो अध्यक्षता है वो मुंडा जी करेंगे, मगर इसमें और भी कुछ लोग होंगे। ऐसा नहीं कि मुंडा ही सारा फैसला कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी परिवार हैं, गांव में जितने भी परिवार हैं, उस परिवार के जो मुखिया होंगे, मतलब कि जो हेड होंगे उस परिवार के, जैसे हमारे घर के परिवार के जो मुखिया है बेसिकली हमारे पिताजी होते हैं, वैसे ही उनके परिवार के जो मुखिया होंगे, प्रत्येक परिवार से जो है लोग यहाँ पे आएंगे और उस पंचायत में बैठेंगे, ठीक है, और डिसीजन लेंगे कि इनके साथ क्या करना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। बेसिकली मान लीजिए कि इस मुंडामान की शासन व्यवस्था में क्या था कि यदि किसी ने किसी के जूठन को खा लिया, ठीक है, तो जूठन खाने के बाद क्या होता था कि इन्हें गोत्र से निकाल दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, मीन्स ये एक बहुत बड़ा अपराध था, गोत्र से इन्हें निकाल दिया जाता था। इनका फायदा क्या होगा बताइए आप कमेंट में, कोरोना से बच जाते थे ये, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जाते थे, गोत्र से क्या किया जाता था, निकाल दिया जाता था। दूसरा कि मान लीजिए किसी ने, यदि एक ही ब्लड रिलेशन है, उसमें किसी ने यौन जो है संबंध स्थापित कर लिया, ठीक है, तो उस क्रम में क्या होता था, ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। क्या होता था, सामाजिक बहिष्कार। तो इस चीज़ को भी आप नोट करेंगे कि यौन अपराध के क्रम में, चाहे वो एक ही ब्लड रिलेशन में हुआ हो, तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि जूठन खा लेने से गोत्र से निकाल दिया जाता था, तो इन्हें कई बार वापस भी ले लिया जाता था गोत्र में। क्या करना पड़ता था, तो इसके लिए जुर्माना लगाया जाता था, ठीक है, जुर्माना लगा दिया गया कि भाई जुर्माना भरो, तो गोत्र में वापस आते थे। मगर ये जुर्माना का करेंगे क्या, तो पहले जो हुआ करता था मुगल काल में, तो ये जुर्माना का यूज़ करते थे कैसे, तो पार्टी वगैरह करने में, ठीक है, कि पार्टी कर रहे हैं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है और पार्टी करते थे। मगर विल्किंसन जब रूल आया, हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसका जो जुर्माना का यूज़ है वो बांटा जाता था। किस में, देखिए यहाँ पे मैंने डाकुआ कहा, यहाँ पे मैंने दिवड़ी कहा और यहाँ पे उप धार्मिक प्रधान कहा। इन तीनों में सैलरी देने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। कैसे किया जाता था, तो हम इसको भी समझेंगे यहाँ पे, मगर उसके पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो कहानी है, कहानी की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी जनजाति थे वो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे, मीन्स यूनिटी बहुत होती थी उनमें, तो उनसे अंग्रेज कई बार लड़ाई करते थे मगर सक्षम नहीं हो पाते थे, और व्यवस्था पूर्वक कई सारी नीतियां उनको जो है उस क्षेत्र में थोड़ी सी नरमी बरतनी पड़ती थी। कहानी क्या है, बेसिकली आप 1820 से 21 की बात करें तो उस टाइम में एक विद्रोह हुआ करता था, जिस विद्रोह का नाम था हो विद्रोह, ठीक है, हो जनजाति ने करा था ये विद्रोह। अब आगे जाके और एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जो होता है 1830-32 में, कहीं पे आपको 31-32 भी देखने को मिलेगा। तो 1830-32 में एक विद्रोह हुआ जिसे कोल विद्रोह कहा गया, ठीक है। तो ये कोल विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह होने के बाद जो है और भी कई सारी विद्रोह हुई। तो अंग्रेजों को लगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है कुछ झगड़ा वगैरह करने से काम चलेगा नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि मिला जुला के चलना पड़ेगा। तो विल्किंसन जो कमिश्नर हुआ करता था उस टाइम में, उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी
जिस बेसिस में विल्किंसन रूल लगाया गया था, आप उसको सुनेंगे यहाँ पे। विल्किंसन ने कहा था कि कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, बल्कि सहमति से कुछ काम किया जा सकता है। ये लाइन आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने कहा था? विल्किंसन ने कहा था, कमिश्नर थे वहाँ पे, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं आगे। तो बेसिकली क्या हुआ, एक लड़ाई मैंने कहा 1820 से 21 में जो कि हो विद्रोह हुआ था, और उसके बाद 1830-32 में जो है कोल विद्रोह हुआ। अब कई सारे और भी छोटे मोटे विद्रोह हुए, जिनके परिणाम स्वरूप जो है कई सारी नीतियां जो है बनानी पड़ी, विल्किंसन की नीति आई। और एक चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो विद्रोह बेसिकली हुआ था, ये बेसिकली हुआ क्यों था? तो देखिए, क्योंकि मुगल शासन चली गई यहाँ से, तो जैसे ही बंगाल की दीवानी जो है वो ब्रिटिशों को मिल जाती है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, जाके लिंक उसकी दी गई है, आप जाके देख सकते हो उसकी कहानी। तो बेसिकली हमें पता है कि 1757 के बाद जो है 1865 के आसपास जो है क्या हुआ, तो बंगाल की दीवानी मिली, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद टैक्स जो है वसूलना अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया। और भी कई सारे चीज़ें हुई, लोगों को जमींदारी जब प्रथा लगाई गई, फ्यूडल सिस्टम जब लगाया गया, आपको पता है स्थायी बंदोबस्त जब लगाया गया, तो स्थायी बंदोबस्त लगाने के बाद लोगों को जमींदार बना दिया गया। तो जमींदार बनाने के बाद क्या होता था कि लोग जो है शोषण करते थे, तो वहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती थी वो दीकू वर्सेस दीकू। दीकू किसे कहा जाता था? दीकू का मतलब है जो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी, ठीक है। तो दीकू वर्सेस, बेसिकली कई बार हॉर इसको बोला जाता है, हॉर बोल सकते हो, या दीकू वर्सेस आदिवासी, ये लड़ाइयाँ होती थी। तो अंग्रेजों को भी दीकू कहते थे, या कोई भारतीय यदि हैं जो गैर आदिवासी है तो उन्हें भी वो दीकू कहा करते थे। अभी भी आप गांव में जाएंगे जहाँ पे संथाली लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो आपको दीकू कह के आपस में वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हुआ करता था लड़ाई। चलिए, अब इस लड़ाई के फलस्वरूप मैंने कहा कि विल्किंसन रूल आया, जो कि 32 उन्होंने जो है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, जिनमें 32 प्रावधान उन्होंने किया। और ये रेगुलेशन 13, ठीक है, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट भी कई बार आया है। रेगुलेशन 13 कई लोगों ने केस किया कि ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो रेगुलेशन 13 जो है के तहत 32 प्रावधान विल्किंसन ने किए। बंगाल के अंदर इसे रखा गया था, कोल्हान एरिया को, और बंगाल का जो गवर्नर था तत्कालीन, उससे सारी चीज़ों को पास करवा लिया गया, विल्किंसन ने पास करवा लिया, और उन्होंने एक रेगुलेशन 13 के तहत 32 प्रावधान किए गए, जो कि आपके लिए 32 प्रावधान सिर्फ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उन 32 प्रावधान को इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या किया गया, इसमें कर प्रणाली की गई कि कर प्रणाली कैसी होगी, और इस प्रावधान के तहत क्या किया गया, देखिए इसमें एक तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि विल्किंसन का एक रूल था, उन्होंने एक कथन कही थी कि कोल्हान के लोगों को लड़ाइयों से जीता नहीं जा सकता, ठीक है, कई दूसरे रास्ते अपनाने होंगे, ठीक है, सहमति से जो है उन्हें मनाया जा सकता है। तो लड़ाई से तो जीत नहीं पाए, तो कैसे जीतेंगे? तो इन्होंने एक तरह से लोभ दिया, किन्हें? तो ये जो मुंडा है, जैसा कि मैंने कहा कि गांव में मुंडा हुआ करते थे और पीड़ हुआ करते थे। पीड़ में क्या होते थे? तो पीड़ में मैंने कहा नहीं है, तो पीड़ में मानकी हुआ करते थे। पीड़ के जो हेड हैं वो मानकी हुआ करते थे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में कोई प्रॉब्लम सुलझा नहीं तो मानकी के पास जाता था, और मानकी से जब नहीं सुलझता था तो 3 मानकी सिस्टम। 3 मानकी का मतलब है कि 3 पीड़ के जो हेड होंगे, अगल बगल के जो 3 पीड़ हैं, बोला गया कि भाई एक काम करो, एक ये मामला है, बहुत ही गंभीर समस्या है, ये हल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आ जाओ ना, है ना। अलग अलग मानकी को थोड़ा सा कहा गया, और 3 मानकी ने क्या किया, एक डिसीजन दिया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये मानकी के अंदर है, ये 3 मानकी जो है, 3 मानकी के अंदर ये सारे मानकी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट मतलब कि चीज़ों को सुलझाने के लिए, आसान करने के लिए एक तरह का ये बहुत ही पारस्परिक सहयोग का मामला है, ठीक है। और ये 3 मानकी सिस्टम उस टाइम में चला करता था। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो अब क्या है, देखिए कि ये जो विल्किंसन रूल आया, इसके आधार पे क्या किया गया कि जो मुंडा है उनको जो है कहा गया कि आप एक काम करिए, वंशानुगत ही आप रहेंगे पोस्ट में, ठीक है, मगर आपको अब टैक्स वसूलने की जो है आज़ादी दी गई। अब आप टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है। अब मुंडा क्या करेगा, टैक्स वसूलना स्टार्ट किया।
अब मान लीजिए ये मुंडा 16 आना टैक्स लिया। 16 आना का मतलब क्या होता है, देखिए 1 रुपया जो होता है ना, तो 1 रुपया में कितना होता है, 16 आना होता है, याद रखेंगे आप। आपको ऐसे भी याद होगा, हमारे ज़माने के जो लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 8 आना हुआ करता था, 50 पैसा को 8 आना कहते थे, तो 50 पैसा को 8 आना, तो 16 आना को 1 रुपया, तो 1 रुपया में 16 आना जो है होता था। तो बेसिकली 16 आना मान लीजिए मुंडा ने क्या किया, गांव वालों से टैक्स वसूल लिया। अब वसूलने के बाद ये 4 आना खुद अपने लिए रखता था सैलरी के तौर पे, 4 आना इसने रख लिया। 4 आना रखने के बाद आगे क्या करता था, ये मुंडा जो टैक्स वसूला ये किसको देगा, क्योंकि मुंडा जो किसके अंदर है, मानकी के अंदर काम कर रहा है, तो इसने दे दिया मानकी को। ठीक है, मानकी को कितना मिला, अब मिला 12 आना, क्योंकि 16 आना में 4 आना माइनस हो गया, तो मिला कितना, 12 आना। ध्यान रखेंगे। अब कई सारे जो है गांव में मुंडा होंगे, तो कई सारे गांव मिलके क्या किए, मुंडा मानकी को जाके जो है मान लीजिए 1 मुंडा 2 मुंडा, तो कई सारे मुंडा को ने क्या किया कि सबने दे दिया मानकी को क्या, तो टैक्स। ठीक है, अब इस तरह से मानकी क्या करेगा कि मानकी अंग्रेजों का जो खजाना होगा उसमें ये जमा कर देगा सारे पैसे को। अब इसको मिलेगा कितना, तो 1 रुपया यदि ये जमा करता है, मान लीजिए 1 रुपया ये जमा किया, 1 रुपया का मतलब 16 आना इसने जमा किया, तो इसमें मिलेगा इसको कितना, तो 1 आना मिलेगा। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 1 आना इसको मिल रहा है, यहाँ पे तो 4 आना जो है मुंडा को मिल रहा है, तो 4 आना तो उस हिसाब से मुंडा को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुंडा है ना, तो बहुत सारे मुंडा होने के कारण इनको जो आएगी पैसे बहुत ज़्यादा जो है इनको धन मिलेगा। ठीक है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है खजाना जमा करेंगे, जिस वजह से इनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने जुर्माने की बात कही थी, तो जुर्माना का यूज़ क्या हुआ, कैसे होगा ये आप समझेंगे यहाँ कि जुर्माना जो लगाया गया, यहाँ पे देखिए मुंडा मानकी ये दोनों को पैसा मिल गया, सैलरी मिल गई। दीवड़ी डाकुआ को कैसे मिलेगी, ये तो मैंने कहा नहीं अभी तक, मैंने कहा कि जुर्माना से ये मिल जाएगी। कितना मिलेगी ये देंगे, ध्यान देंगे। तो जुर्माना मान लीजिए लगाया है, किस पे लगाया गया, कि जिसने अपराध किया है। ठीक है, और जुर्माना लगाने के बाद 8 आना जो है वो किसको मिलेगा, तो ये दीवड़ी। ठीक है, उसके बाद डाकुआ, ये बराबर बराबर जो है ये हो जाएगा, बांट लिया जाएगा। और तीसरा है यात्रा दीवड़ी, यात्रा दीवड़ी जिसे उप धार्मिक प्रदान कहा जाता है। तो इन तीनों में जो है 8 आना बांट लिया जाएगा 16 आना में से। मान लीजिए 16 आना जुर्माना लगाया, मान लेते हैं कि 1 रुपया जुर्माना लगा है। ठीक है, उसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो 16 आना में 50% इसको और 50% मतलब 8 आना जो है वो गांव के भलाई के लिए वो क्या हो जाएगा, खर्च होगा। मतलब गांव में जितने भी भलाई प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे वो सारी चीज़ों में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये जो विल्किंसन रूल है 1837 में आया था, ये याद रखेंगे। विल्किंसन रूल कब आया था, 1837 में। चलिए, इसके PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक अभी हो सकता है आपको ना मिले मगर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लें वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझें कि मैंने मानकी के बारे में नहीं कहा था। मुंडा जो हेड करते थे ग्राम पंचायत में, जो ये मीटिंग होती थी इसे अखड़ा कहा जाता था। ठीक है, और इसे तुड़तुड़ भी कहा जाता था। तुड़तुड़ मतलब कि इसमें हो जनजाति में से तुड़तुड़ भी कहा जाता है अखड़ा को। ठीक है, अब देखिए मानकी भी तो कुछ डिसीजन लेगा। ठीक है, तो मानकी जब डिसीजन लेगा तो वहाँ पे कौन लोग आएंगे, तो मानकी जब डिसीजन लेगा तो उसकी जो अध्यक्षता है वो तो मानकी करेगा। ठीक है, और भी कुछ लोग होंगे उसमें, तो उसमें कौन लोग होंगे, तो मुंडा होंगे। जो मुंडा है अलग अलग गांव के, वो मुंडा लोग आएंगे और कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब कुछ चीज़ें जो है इनके अंदर नहीं थी, जैसे बहुत बड़ी कोई क्राइम हो गई कि किसी ने हत्या कर दी। ठीक है, तो बहुत बड़ा जब क्राइम हुआ करता था तो वो क्राइम या कोई कर का मामला है, ठीक है, कर में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई इशू डिस्प्यूट है, तो वो जो मामला है वो कोर्ट का काम होता था। ठीक है, वो इनका काम नहीं होता था सॉल्व करना। अब चलिए फटाफट MCQs कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में अखड़ा को क्या कहा जाता है, तुड़तुड़ कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो पंचायत बैठती है जिस जगह को, उसको हम लोग अखड़ा बोलते हैं, तुड़तुड़ भी बोलते हैं उसे। विल्किंसन, ठीक है, थॉमस विल्किंसन इसका नाम था। थॉमस विल्किंसन को और क्या कहा जाता था,
तो किन्सुन साहब कहा जाता था। शॉर्ट में जो है लोग, विल्किंसन उतना लंबा नाम है तो शॉर्ट में जो है इन्हें क्या कहते थे, किन्सुन साहब कहते थे। ऑप्शन ए द राइट आंसर। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जनजाति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? आपको बताना है। तो हो जनजाति का जो ग्राम का प्रमुख, गांव का जो प्रमुख है, उसे क्या कहा जाता था? मुंडा। ऑप्शन सी। हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो गांव का जो धार्मिक प्रधान है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? तो देवड़ी। और उप धार्मिक प्रधान यदि पूछा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? यात्रा देवड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा कोल्हान की मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, मैंने उसको करवा दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और चैनल में नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।